नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है ना। आपने पिछली वीडियो में स्वर को पढ़ा था और आपने कंप्लीट स्वर को देख लिया था और उम्मीद करूँगा आपको बढ़िया से आया भी होगा समझ में, ठीक है ना। और आज हम लोग व्यंजन को उसी तरह से अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो लंबी होगी तो मैं इसे 2 पार्ट में बनाऊंगा, लेकिन हम लोग विधिवत इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। कम समय की वजह से मैं इसे शॉर्ट में नहीं बता सकता, आपको पूरी तरह समझाऊंगा। आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिएगा, विधिवत तरीके से हर किसी ने नहीं बताया है, कुछ न कुछ पार्ट छोड़ रखा है। मैं आपको एक सिरे से सब कुछ बताने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो पर बने रहिएगा और विधिवत देख लीजिएगा, ठीक है। तो चले आज की वीडियो की ओर। तो चले दोस्तों, आज हम व्यंजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि व्यंजन क्या होता है। भाई व्यंजन हमने पिछली वीडियो में भी देख लिया था कि व्यंजन जो होते हैं ऐसे वर्ड होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। बात क्लियर हो गया। आपने वहीं पे देखा था वर्ड भी क्या होता है, ये बताने की चीज़ नहीं, आपने पिछली वीडियो में देख रखा है, ठीक है ना। अगर नहीं देखा होगा तो आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे वर्ड और आपको व्यंजन स्वर के बारे में बता रखा है, ठीक है ना। आज हम केवल व्यंजन की चर्चा करने वाले हैं। तो व्यंजन हम समझ गए जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, बस हमको इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब एक और इसमें नोट रखनी है कि आपका जो व्यंजन होता है ना बाबू, ये हमेशा व्यंजन हमेशा स्वर के पहले आता है। स्वर के कहाँ आता है? पहले। यानी कि व्यंजन के बाद ही स्वर आता है, व्यंजन के पहले स्वर नहीं होगा। ये व्यंजन की एक क्वालिटी होती है, एक गुण होता है, ये याद रखिएगा कि व्यंजन हमेशा स्वर के पहले आएगा, ये क्वालिटी होती है। आप जो है कि ये चीज ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ये कभी क्वेश्चन बन के आ सकता है। दूसरा, जो अयोग वाह होता है वो हमेशा स्वर के बाद आता है। कौन सा? अयोग वाह। आपने पिछली वीडियो में ये चीज पढ़ा होगा, आपको मैंने बता रखा है, ठीक है ना। दोहरा रहा हूँ कि आप इसको दोबारा से अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है ना। किस? अयोग वाह हमेशा जो विसर्ग होता है, जो अनुस्वार होता है, वो हमेशा स्वर के बाद आता है। व्यंजन हमेशा स्वर के पहले आते हैं। बात क्लियर हो गया। स्वर की सहायता से दोनों का उच्चारण होता है, ये भी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ये भी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है? यह स्वर के पहले लगता है, यह स्वर के बाद लगता है। बात समझ में आ गया होगा, क्लियर ना। अब हम लोग व्यंजन के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन का जो प्रकार होता है वो किस बेस पर हम इसको अलग अलग करते हैं? तो पहला तो होता है, आप कहते हो जी, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण, ठीक ना। तो उच्चारण के आधार पर पहला हम प्रकार व्यंजन का देखेंगे कि उच्चारण के आधार पे व्यंजन कौन कौन से होते हैं, किस कैटेगरी के होते हैं, कहाँ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा आप पढ़ेंगे प्रयत्न। प्रयत्न के आधार पर। तीसरा आप पढ़ेंगे जो प्राण वायु होती है उसके आधार पर। और चौथा जो आपका होता है वो होता है घोष के आधार पे। बात समझ में आ गया होगा। ये 4 आधार हैं व्यंजनों का वर्गीकरण करने का, ठीक है ना। ये पूरा मैं नहीं लिखा उच्चारण के आधार पर, तो आप समझ ही गए होंगे। एक मतलब कि इन्हीं के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं, ये बात समझ गए होंगे, क्लियर है ना। तो अब देख लीजिए, हम आगे चलते हैं कि पहले उच्चारण के आधार पर व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इसको हम देख लेते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, चलिए समझ लेते हैं व्यंजन के आधार पर कौन होते हैं। तो पहले मैं आपको एक फिगर ही बना देता हूँ और इस फिगर से ही हम सब कुछ समझ लेंगे, है ना। बात समझ में आ रही है? तो देखें, अब आपका मतलब जो उच्चारण के स्थान पर या उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के मतलब वर्ग होते हैं आपके, अक्षर व्यंजन होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला चीज ये आपका क्या कहलाता है जी? तो कंठ कहलाता है। क्या कहलाता है? कंठ। तो जो कंठ वर्ग वाले होता व्यंजन है वो कौन कौन से, इसकी चर्चा कर लें।
तो कंठ वर्ग में आप जानते हैं जो क वर्ग होता है पूरा का पूरा, ये जो क वर्ग होता है वो कंठ वर्ग में आता है। इसके अलावा आपका जो फारसी में नुक्ता वाला क, ख और जो ग होता है ये भी कंठ से ही बोले जाते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? ध्यान से पढ़िएगा, बहुत चीज़ें मैं बढ़ा कर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आप जो है जो ह ये पढ़ते हैं ये भी कंठ से ही बोला जाता है, लेकिन ह के लिए कई स्थान बताए जाते हैं। वो होता है आपका, एक तो कंठ यहाँ आपने देख ही लिया, दूसरा अलिजिह्वा भी कहा जाता है, तीसरा जो आपका काकल्य होता है उसे कहा जाता है, या कभी कभी आप केवल अली नाम सुनेंगे। तो कहने का अर्थ हुआ कि देखिए जो आपका ह है, ह के लिए आप कंठ बोल सकते हैं, अली जिह्वा कह सकते हैं, जिह्वा, या सिर्फ अली भी बोल सकते हैं, या फिर काकल्य भी बोल सकते हैं। बात समझ में? तो ह का जो उच्चारण स्थान होता है उसके लिए 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद हो जाते हैं। ठीक है ना, या तो अली जिह्वा, अली काकल या कंठ। बात क्लियर हो गया? तो अब इसमें आप देख लीजिए एक्चुअली में कौन सा होता है, तो आपका काकल्य होता है या अली जिह्वा बोल सकते हैं। बात समझ में आ गया? अब ये जगह कौन सी है, तो देखो क्या होता है, जो यहाँ पर हमारा कंठ होता है यहीं पर स्वर यंत्र होता है हमारा। ठीक है ना, जो हमारा स्वर यंत्र जो मशीन होती है, ये जो कंठ दिख रहा है यहीं पर होता है। उसी को आप द्वार जिसमें से वो निकल रहे थे कंपन, सारे स्वर निकल रहे होते हैं, वो द्वार होता है, वो वही काकल्य होता है। तो मतलब वहीं से ह की उच्चारण होता है। चूंकि ये नाक और मुंह की जो ये दोनों नली आपस में यहाँ खुली हुई मिलती हैं, इसी को आप अली बोलते हैं। ठीक है ना, और जीभ यहीं से आपकी स्टार्ट होती है। तो ये जो दूरी होती है बहुत ही कम क्लोज होती है, तो वही या तो हम अली जिह्वा नाम दे देते हैं या काकल्य नाम दे देते हैं, या सिर्फ अली बोल देते हैं, या फिर हम कहते हैं भाई ये जो है आपका कहाँ से हुआ था, कंठ से हो गया था। बात समझ में आ गया? क्लियर है ना? तो ह के लिए ये 4 जगह आप बता सकते हैं। ठीक है ना, तो मेन तो आपका अगर कोई पूछे तो काकल्य बोल दीजिएगा, या ऑप्शन की बात है इनमें से कोई मार दीजिएगा, लेकिन सारे ऑप्शन आए तो आप काकल्य या अली जिह्वा ही देखेंगे। क्लियर होगी? लेकिन सब नहीं देगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि सबका मतलब, इन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना, काकल्य अली जिह्वा, या अली जिह्वा का मतलब वही जीभ और अली दोनों का वो मिलन बिंदु। बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आप दे सकते हैं। ठीक है, हाँ के लिए देख लीजिए। अब इसके बाद कंठ पे आपने देख लिया, कंठ से किसका किसका आप उच्चारण कर रहे थे, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद चूंकि आपने स्वर में भी देखा था कंठ से कौन कौन सा हो रहा था, अ आ, बात समझ में आया कि नहीं आया? वो सब भी यहीं से होते हैं, तो वो बताने वाला नहीं हूँ मैं, उसके लिए आप स्वर वाली वीडियो देख लीजिए। अब ये क्या है आपका, तो ये कहेंगे जी तालु है आपका। क्या है? तालु या तालव्य। बात समझ में आया? तालव्य। तो तालु से आप क्या बोलते हैं, तो देखिए हमारा जो क ख ग घ है ना, बिल्कुल साइंटिफिक है। जैसे उसका उच्चारण होता गया है वैसे उसका क्रम भी दिया गया है। बात समझ में है? कंठ से क ख ग घ निकला, फिर उसके बाद तालु आया, तालव्य से च छ ज झ निकला, तो हमने उसको क के बाद च वर्ग दे दिया। फिर आते हैं आगे मूर्धा है, मूर्धा से आपने ट ठ ड ढ निकाला, तो अब च वर्ग के बाद ट वर्ग दे दिया। फिर उसके बाद आप दांत पे आते हैं, तो दंत होता है, तो कहता है त थ द ध न, तो ये दंत से आ गया, तो फिर ट के बाद आपने त वर्ग दे दिया। फिर लास्ट में ओष्ठ आता है, तो ओष्ठ से प फ ब भ म करते हैं, तो इसको आपने प वर्ग दे दिया। मतलब जो जैसे जहाँ से उच्चारित हुआ उसी क्रम में हमने क ख ग घ का वर्ग बना दिया। ऐसा नहीं कि पहले च छ ज झ लिख दिया, फिर प फ ब भ लिख दिया, फिर क ख ग घ लिख दिया, ऐसा नहीं है। हमारी जो हिंदी भाषा है वो बिल्कुल साइंटिफिक है, बिल्कुल एक नियम से है, एक सुसंगठित, ये क्रमबद्ध तरीके से इसको रचित किया गया है। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब हम कंठ के बाद तालव्य पे जाते हैं, तो आप अभी समझ गए कि भाई च वर्ग आता है। कौन सा आता है? च वर्ग आता है।
ठीक है ना। तालव्य से कौन आएगा, च वर्ग। च वर्ग के अलावा आप देखेंगे तो य भी आता है और श भी आता है। बात समझे, य भी आता है और श भी आता है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए तालब के आगे मूर्धा होता है, तो आपका जो मूर्धा है उस मूर्धा से आप जानेंगे च के बाद क्या आता है, ट वर्ग आता है। तो ट वर्ग यानी ट ठ ड ढ आड़ा, ये सब बोले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद ट वर्ग के अलावा आपने ट में ही उक्षिप्त व्यंजन ड़ और ह पढ़ा है, इसका भी उच्चारण स्थान आपका मूर्धा में होता है, ठीक है ना। या आपने कभी ये भी तो पढ़ा होगा मूर्धन्य स, बोला होगा मूर्धन्य स। तो मूर्धन्य स का अर्थ हुआ कि ये वाला जो स होता है मूर्धन्य स, ये भी आपके मूर्धा से ही बोला जाता है, इसीलिए उसको मूर्धन्य स बोलते हैं। इसको तालव्य स बोलते हैं, याद रखिएगा। ये तालव्य स, ये मूर्धन्य स, एक आएगा जो दंत स होगा। बात समझ में आ गया। अब इसी की आगे जस्ट आगे जो आपका जो दांत होता है और जो मसूड़े होते हैं उसके बीच के मतलब मसूड़े के जस्ट ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है आपका, वर्तस्य। क्या कहलाता है, वर्तस्य, ठीक है ना। तो वर्तस्य से कौन से वर्णों का आप उच्चारण करते हैं, तो आप देख लीजिए कि इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि लिखिएगा सरल जन। बात समझ में आई। ये ज फारसी वाला है, नुक्ता वाला है, तो न, तो सरल जल यानी वर्तस्य से आपका ये स र ल ज न, इनका उच्चारण किया जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आया। चूंकि न आप दंत में देखते हैं, दंत में त थ द ध न आता है, लेकिन यहाँ पर भी न दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए बताया जा रहा है कि यदि ऑप्शन में दंत दंत तो आप पढ़े हैं कि भैया न दंत में आता है, अगर ऑप्शन में से दंत ही हटा दिया तब क्या बोलोगे, तब वर्तस्य बोलोगे, इसलिए बता रहा हूँ। बात समझ में आ गया ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देख लीजिए इसके बाद अब आपका दंत पे आते हैं। तो दंत पे क्या होता है जी, दंत से क्या बोला जाता है, तो आपने देख लिया भैया मूर्धा पे ट ठ द ध था, तो दंत पे कौन सा होएगा, त वर्ग होगा। क्या होगा आपका, त वर्ग होगा, ठीक है ना। अब त वर्ग के अलावा, ठीक है ना, त वर्ग के अलावा अब कौन सा होता है, तो आप कहेंगे जी त वर्ग के अलावा हमारा तो ये जो स था और ये ल, ये दोनों आते हैं। स भी आता है और ल भी आता है। ये कंफ्यूजन पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि स आपने वर्तस्य में भी देख लिया और आपने दंत में भी देखा। तो स बोल रहे हो आप, तो हवा आपके दांत से निकल रही है, स बोलिए स, तो हो रहा है ना। तो दांत जो आपकी जीभ है नीचे वाली दांत में चिपक जा रही है, ठीक है ना, और हवा जो होती है वहाँ से ऊपर वाले दांत से टकराती हुई निकलती है, हो रहा है ना। तो ये दंत में भी आता है। और ल आप कहते हैं तो जीभ आपके ऊपरी वाली दांत को का जो मसूड़ा का जो नीचे वाला पॉइंट हो उसी को टच करता है, ल देखिएगा। तो ये दोनों भी दंत में आते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ना, ठीक है। तो अब देख लीजिए दोस्तों, अब क्या करोगे कि इसके बाद अगर आप देखो दंत तो हो गया आपका, अब ये ओष्ठ वाली बात आती है, ये ओष्ठ भी तो होता है। तो ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ से मतलब होठ से किसका होगा, तो आप कहेंगे जी प वर्ग का होता है, प फ ब भ म। अब प वर्ग के अलावा और कौन होता है, तो एक आता है व। क्या आता है, व। अब देख लीजिए व का एक और स्थान होता है जिसे आप कहते हो दंतोष्ठ। क्या कहते हो, दंतोष्ठ से व का होता है। तो यहाँ दो जगह व भी मिला आपको। तो याद रखिएगा मिलने का अर्थ क्या हो रहा है कि भाई दांत ओष्ठ दोनों बोल रहा है, अगर ओष्ठ ही बोलेगा तो ही हो जाएगा। मीन्स आपको ऑप्शन
देखना पड़ेगा कि किस ढंग से आपका ऑप्शन दिया है। अगर ये दिया तो इसी को मारो, अन्यथा वोस्ट मार देना। बात समझ में आ रहा है ना? इसीलिए जो भी कंफ्यूजन पॉइंट आपको होती है वो सब कुछ इसमें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? अब देखिए आप जो है कि क ख ग घ से लेके प फ ब भ म देख लिए, स स और फिर य र, इसमें देख लिए य र ल व, और उसके बाद श स और ह देख लिए। मीन्स क्या हुआ, क से लेके ह तक आपने सभी मतलब कि व्यंजनों को देख लिया कि उसका उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है। लेकिन इसके अलावा अभी तो कुछ बाकी हैं, और वो कौन से बाकी हैं? तो वो है संयुक्त अक्षर, ठीक है ना? कौन से बाकी हैं? संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षर में आपके संयुक्त जो अक्षर होता है उसमें संयुक्त अक्षर में कौन कौन लोग आते हैं जी? तो आप कहोगे जी आपका श, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 अक्षर आते हैं, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? ये 4 अक्षर आपके संयुक्त अक्षरों में आते हैं। तो अब पूछा जाए, देखिए ये बताते नहीं है कोई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, और याद रखिएगा, और ये बताने की चीज़ नहीं है, ये समझने की चीज़ है। ये आप खुद बताएंगे कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। बात समझ में आ गया? तो देखिए कैसे, आप जानते हैं कि जो क्ष होता है ये क और श से मिलकर बना होता है, क और श। तो अब देखिए आप देख रहे हैं कि ये क का उच्चारण कहाँ से आप करते हो? तो कहोगे जी कंठ से करते हैं। आप देख रहे हैं कि जो श होता है इसका उच्चारण कहाँ से करते हो? तो आप कहेंगे मूर्धा से करते हैं। तो अब ये क्या हुआ? कंठ मूर्धन्य, कंठ मूर्धन्य या कंठ मूर्धा। बात क्लियर हो गया? बात क्लियर है? अब इसको देख लो, ये जो त्र है इसमें त प्लस र है, इसका मतलब एक त कहाँ से बोलते हो? दंत से, और र कहाँ से बोलते हो? वर्तस्य से। बात समझ में है? तो इसे दंत बोल सकते हैं या वर्तस्य कह सकते हैं। बात समझ में आ गया? क्लियर है ना? अच्छा, वर्तस्य से एक और आपको याद रखना है कि जो री होती है, ठीक है ना, वो भी आपका कहाँ गया? वर्तस्य, यानी मूर्धा के आसपास, मूर्धा से री का भी उच्चारण आप करते हो। तो वो तर त्र, मतलब ये क्या हुआ? दंत वर्तस्य, दंत वर्तस्य। और ये क्या हो गया? ज्ञ का, ये होता है ज और य, ज्ञ ज य। बात समझ में आ गया? तो ये सब एक ही से हैं, ज य। तो ज य कहाँ से बोला जाता है? तो ज भी आप देख रहे हैं च वर्ग में आता है, तो च वर्ग कहाँ है? तालव्य, तो इसका स्थान भी तालव्य ही होगा। बात समझ में आ गया? क्लियर है ना? और उसके बाद श्र होता है, तो श्र क्या होता है? श प्लस र, ठीक है ना? तो ये श तालव्य है, ये र वर्तस्य है। मूर्धा भी कह सकते हैं। वर्तस्य और मूर्धा बहुत ही बिल्कुल पास पास होते हैं, और ये नाम देने का अर्थ है हवा जहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रुक जाती है टकराने पर, वहीं वो उस वर्ण का उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखो तालव्य भी है और र मूर्धन्य भी, तो तालव्य मूर्धा ये होता है। बात समझ में आ गया? तालव्य मूर्धा या तालव्य वर्तस्य आप कह सकते हो। क्लियर? बात समझ में आ गया? क्योंकि मूर्धा और तो वर्तस्य में ज़्यादा गैप नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। वर्तस्य भी यही है, मूर्धा भी यही है, बस हल्का सा ऊपर नीचे, जो मसूड़ा है ऊपर वाला उसी के ऊपर मूर्धा भी है, और उसी के जस्ट मूर्धा के जस्ट और मसूड़े के बीच का जो भाग है वही वर्तस्य है। कहने का अर्थ है कि बहुत ही कम उनके बीच में गैपिंग होती है, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? क्लियर होगी बातें? तो आप उच्चारण के आधार पर वर्गों का बंटवारा कर लिया, ठीक है ना? अब हम प्रयत्न के आधार पर अक्षरों का मीन्स व्यंजनों का बंटवारा करेंगे, ठीक है दोस्तों? देखें अब हम लोग जो दूसरा प्रकार हमारा है क्या था? वो प्रयत्न के आधार पर, है ना?
प्रयत्न के आधार पर अब जो वर्गीकरण हम कर रहे हैं इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। प्रयत्न के आधार पे क्या होता है, तो अब देख लीजिए आप कि प्रयत्न के आधार पर अब जो इसका पहला प्रकार होगा उसको आप कहते हैं अस्पर्श व्यंजन या बोलते हैं स्पृष्ट व्यंजन। स्पृष्ट व्यंजन, बात समझ में आए? तो देखिए ये तो स्पर्श व्यंजन आप जानते हैं, स्पृष्ट नया नाम है। स्पर्श को ही स्पृष्ट कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम में कभी ये शब्द से आपको अगर सवाल पूछ ले तो आप घबरा जाएंगे, तो अभी सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आने वाले दिनों में एग्जामिनर ऐसे उल्टे सीधे सवाल करने वाले हैं, ठीक है ना, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो देखिए ये स्पर्श व्यंजन होता क्या है। स्पर्श व्यंजन का अर्थ यह हुआ कि जब आप किसी भी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो जो हवा होती है वो कहीं न कहीं किसी विशेष भाग को स्पर्श करते हुए आती है। मतलब स्पर्श करने का अर्थ ये हुआ कि वह किसी विशेष जगह पे टकरा कर कुछ क्षण रुक जाती है, कुछ क्षण, वही उसका स्पर्श स्थान हो जाता है। आपने क को देखा था, क बोल रहे थे तो आप क कंठ से बोल रहे थे, मतलब क का जो टकराव था, क के बोलने में जो हवा का जो टकराव था जहाँ पे वो रुकी थी वो कंठ का स्थान था। आपने च छ ज यहाँ पढ़ा, उसमें आपने क्या देखा कि जो च छ ज है वो कहाँ पे टकरा रहा था, तो आप तालव्य से कह रहे थे वहाँ पे टकरा रहा था, मतलब वहाँ पे वो हवा रुकी कुछ पल के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हवा आ रही है बाहर तो टकराने के बाद जहाँ से आती हुई प्रतीत हो वही उसका स्पर्श स्थान होता है। ये बात आप समझ गए, ठीक है ना। हवा आ रही है अंदर से, बात समझ रहे हैं, हवा अंदर से आ रही है, लेकिन आपको ये महसूस हो कि वो कहाँ से आ रही है, किस स्थान से आ रही है, वही उसका स्पर्श स्थान होता है। तो आपने क से जो प वर्ग तक देखा वही स्पर्श होते हैं, मतलब लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं होगी। स्पर्श व्यंजन समझ गए कि भैया लिखते हैं कि वर्ण के उच्चारण में लिख लो। अच्छा, वर्ण के उच्चारण में हवा जिस स्थान से आती हुई प्रतीत हो, ठीक है ना, वो क्या स्पर्श स्थान कहलाता है। बात समझ में, स्थान कहलाता है, ठीक है ना। और वर्ण स्पर्श वर्ण या व्यंजन पढ़ रहे हैं तो व्यंजन कहलाते हैं। बात समझ में आ रहा है? देखिए परिभाषा मायने नहीं रखती है, समझना मायने रखता है। आप समझ गए कि नहीं कि भाई आपका स्पर्श व्यंजन कौन होता है, तो स्पर्श व्यंजन में होता क्या है। तो स्पर्श व्यंजन में यही होता है कि जब भी आप किसी वर्ड का उच्चारण कर रहे होते हैं तो वर्ड जिस स्थान से आ रही होती है, ऐसा महसूस होता है कि वो फलाने जगह से टकरा कर आ रही है, तो उसी को स्पर्श स्थान बोलते हैं और उन वर्णों को आप स्पर्शी वर्ड कहते हैं। तो जैसे में आपने क वर्ग देखा, यह स्पर्श व्यंजन है, ठीक है ना। आपने च वर्ग देखा, ये भी स्पर्श व्यंजन है। आपने ट वर्ग देखा, ये भी स्पर्श व्यंजन है। आपने त वर्ग देखा, ये भी आपके स्पर्श व्यंजन है। आपने प वर्ग देखा, ये भी आपके स्पर्श व्यंजन है। मीन्स कहने का कि ये जो क च ट त प ये आपका क्या है, स्पर्श व्यंजन है। क्या है, स्पर्श व्यंजन है। बात क्लियर हो गया। और इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 25। कितनी होती है, 25, क्योंकि हर वर्ग में कितने वर्ड होते हैं, तो आप कहोगे जी 5 होते हैं। तो सब में 5 है, 5 वर्ग है, टोटल 25 वर्ग होते हैं, ठीक है ना। और चूंकि ये वर्ग में, ठीक है ना, एक इसमें है वर्ग में है, सब में 5 अक्षर हैं, इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन, ये नाम आप नहीं सुने होंगे,
इसलिए कह रहा हूँ आप बढ़िया से पढ़िएगा, ध्यान से। सभी लोग नहीं बताएं, मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है ना। बस आप इत्मीनान रखिए और बढ़िया से पढ़िए, सब कुछ आपको पढ़ाने वाला हूँ, A to Z आपकी हिंदी खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। बस आप लगे रहिए। तो वर्ग होता है इनमें 5-5 अक्षरों का, इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। कह सकते हैं, क्या कहा जाता है, बात क्लियर हो गया। तो ये आपका पहला प्रकार था प्रयत्न के आधार पर, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अब इसके बाद जो दूसरा इसका प्रकार होता है वो अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मतलब कि जिनका उच्चारण आप करते हो तो हवा जो है वो सीधे बाहर आ जाती है, वो कहीं स्पर्श नहीं करती है। देखिए एकदम बिल्कुल स्पर्श करने से अर्थ नहीं हुआ, वो सबको करती है। जीभ, तालव्य हो गया, मूर्धा हो गया, दंत, इन सबको जो संयुक्त रूप से टच करते हुए जब हवा निकलती है जिनके उच्चारण में, वही वर्ण आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, मैं लिखूंगा नहीं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा जीभ, तालु, मूर्धा, दंत इत्यादि को सम्मिलित रूप से स्पर्श करते हुए बाहर निकले, इसी को आप क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। बात समझ में आ गया। तो इस अंतस्थ व्यंजन में कौन आता है, तो आप कहेंगे 4 लोग होते हैं, य, र, ल, व। बात समझ में आ गया, क्लियर है ना। य, र, ल, व, कोई डाउट है। दूसरा वाला मीन्स तीसरा, जिसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। बात समझ में आया, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होता क्या, तो देख लो, जिसके उच्चारण में ऊष्मा उत्पन्न हो जाए उसी को तो ऊष्म कहेंगे। ऊष्म मतलब ऊष्मा, गर्मी। तो मीन्स क्या हुआ, जिसके उच्चारण में ऊष्मा उत्पन्न हो जाए। बात समझ में आ रहा है। या जिनके उच्चारण करने में स्वर तंत्रिकाओं में ज्यादा घर्षण हो। भाई ऊष्मा तभी तो उत्पन्न होगी जब ज्यादा घर्षण होगा, तो आप कह सकते हो या तो ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो या फिर ये कह सकते हो कि ज्यादा घर्षण हो, तो उसी को आप ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और ये भी 4 होते हैं, और श, स, ह, ये आपके संघर्षी व्यंजन होते हैं। बात समझ में आ गया, क्लियर है ना। अब देख लीजिए इसका अगला जो है, उसमें आप देखेंगे उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन या आप कहते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, इसको हम ताड़न जाति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ताड़न जात। ताड़न जाति व्यंजन, ठीक है ना। आप इसे कह सकते हैं द्विस्पृष्ट व्यंजन। बात समझ में आया। देखो ये जो व्यंजन है ये 4 नामों से या इन नामों से पुकारा जाता है। आप कह सकते हैं उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या ताड़न जाति व्यंजन या आप द्विस्पृष्ट व्यंजन। इसमें केवल 2 होते हैं, ड़ और ढ। बात समझ में आया। अच्छा एक चीज आपको और मैं नोट करा दूं कि आप ये बिंदी देख रहे हैं ना, आपने अंगा में देखा होगा कि बिंदी यहाँ लगती है और यहीं पे ढ़ में आपने बिंदी यहाँ देख लिया। अगर कोई शब्द लिखा होता है तो कभी बिंदी ऊपर देख लेते हैं और कभी कभी आपने इस बिंदी को यहाँ देखा। बात समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बिंदी होती है वो 4 जगहों पे लगाई जाती है। बात समझ में आ रहा है। तो कभी ये ऊपर लगती है, कभी अक्षर के बाद लगती है, कभी अक्षर के नीचे लगती है, कभी अक्षर के आगे लगती है। तो इन बिंदियों का नाम क्या होता है, ठीक है ना। तो देख लो, आपको बता दूं मैं, इस बिंदी को आप कहते हो अनुस्वार। क्या कहते हो, अनुस्वार। ये जो वाली बिंदी है इसको आपने क्या कह दिया, अनुस्वार कह दिया, ठीक है ना। अब ये जो बिंदी, अब यही बिंदी जब इधर लगेगी तो इसको आप क्या कहते हो, ये पंचमाक्षर। पंचमाक्षर,
पंचमा अक्षर बिंदी, ये केवल अंग में लगती है और कहीं भी नहीं लगती है, ठीक है ना। अनुस्वार तो हमें हर जगह लग जाता है, लेकिन ये वाली बिंदी केवल अंग में लगती है और कहीं लगती नहीं है। इस बिंदी का नाम क्या है? ताड़न जात। क्या है? ताड़न जात। बात समझ में आ गया? इसीलिए इसका नाम ताड़न जाति भी है। तो ताड़न जाति ये केवल ड ढ में लगता है। बात समझ में आ गया? ये केवल ड ढ में लगता है और ये होता है नुक्ता। जब यही बिंदी आगे लगेगी तो इसी का नाम हो जाता है नुक्ता। और ये नुक्ता फारसी शब्दों में लगाए जाते हैं, जो उर्दू फारसी के जो शब्द होते हैं उसमें इस नुक्ते का प्रयोग आप करते हो। बात समझ में आ गया होगा? क्लियर है ना? तो चूंकि टाइम अधिक लग रहा है दोस्तों, तो अब इसके आगे का जो प्रकार होगा इसकी चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।